का नाम आपको देने की जरूरत नहीं होती है। जो सीक्वेंस रहेगा वहां पे वेरिएबल्स का, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप वैल्यू देंगे। तो ये अपने आप उसके अंदर वेरिएबल वगैरह सेट करके अपने आप वैल्यू भेज भी देगी। तो अगर आप यहाँ पर लेट्स सपोज कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट बना रहे हो, तो मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बनाया था सैलरी क्लास का, इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही वैल्यू दिया। ठीक है, तो हमें एक ही वैल्यू प्रोवाइड करनी है, फिर एक से ज्यादा नहीं करनी। तो ये चीज ध्यान में रखिए आप। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पर वैल्यू को ले रहे हैं तो इस तरह से लीजिए, इसको लीजिए वैल्यू टैग के अंदर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट में इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर भी काम करना है ना, तो बस क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट में जाएंगे, वैल्यू टैग लेंगे, और जैसे कि पहला हमारा वैल्यू था, जैसे कि हमारा जो एम्प्लॉय का क्या था, आईडी था, यहाँ कर लेते हैं। तो पहली चीज क्या आ रही है कंस्ट्रक्टर में, आईडी। तो अगर आप सारी प्रॉपर्टीज दे रहे हो फिर तो उसके हिसाब से सीक्वेंस यूज करो। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा। सो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट में आप क्या करोगे, वैल्यू दे दोगे। तो यहाँ पे आप नेम दे दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी चाहिए, तो यहाँ पर आप वैल्यू दोगे और यहाँ पे एज प्रोवाइड करो। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, चौथी वैल्यू चाहिए, तो सैलरी की वैल्यू। अब चौथी जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी सैलरी की वैल्यू है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर भी रेफ का ऑप्शन मिल जाता है। तो रेफरेंस में अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, बीन क्लास मिल रहा है। ठीक है, कि आपको इसका बीन क्लास क्या रखना है। तो बीन क्लास क्या है, S1। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से डिफाइन कर दो। ओके, तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की आर्ग्यूमेंट सेट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको, कैसे यूज करना है। तो अगर कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है। अगर सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखोगे तो एक्सेप्शन आ सकती है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी। तो अब अगर आप इसको रन करते हैं एप्ट और जावा में आ जाते हैं, कॉन्फिग 3 को लगा देते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो ना एक ही क्लास से हमने कितनों का काम निकाल लिया। तो फायदा हो जाता है ना थोड़ा सा समझने में भी, और डिफरेंस भी दिख रहा है कि हाँ भी क्या चेंज करना है। 2:30 पे, 2:30 2:30 ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। अभी ये यहाँ पर सेम वे में काम कर रहे हैं, जो भी वैल्यू दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सारा टास्क होके आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरह से लगा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन को करने का तरीका एक और भी हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, अलग से नहीं बनाते इसको, मैं कमेंट्स में डाल के दोबारा कॉपी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। सीमा में कुछ चेंज करना पड़ जाएगा। हाँ उसमें तो देखो वैसे तो ये होता है कि अगर ऊपर लगा भी हुआ है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नीचे यूज करना ही करना, हाँ वो लगा के छोड़ सकते हो स्कीमा में। ठीक है, चाहे नीचे यूज करो ना करो वो आपके ऊपर है, उसमें कोई एरर नहीं आने वाला। तीनों पर आगे हाँ वो कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे कि अभी तो हम स्टार्टिंग में इसलिए मैंने दिया नहीं, नहीं तो नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को एक फाइल दे देती हूँ इसकी कॉन्फ़िग की, उसमें AOP CP सब लग के आ जाए। जिसको जो जो यूज करना है वो यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कर लेते हैं फिर हम उसमें। ठीक है, तो वो मैं दे दूंगी, फाइल होती है मेरे पास पड़ी होगी। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं। अभी तो शुरू में मैं इसलिए बताती हूँ कि भाई चांस फाइल ना मिले ना तुम्हारे को, तो नेट पे भी सर्च करना आना चाहिए कि कहाँ से निकालना है। दैट्स वाई मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, अदरवाइज फाइल है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे कमेंट्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर मान लो मुझे इसका सेकंड फॉर्मेट यूज करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट के अंदर ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही वैल्यू को ले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ले लेती हूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ऐसे भी आ सकते। ओके, तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो चाहो तो यहाँ पर आपको बस करना क्या है कि भाई यहाँ पर आपकी जो वैल्यू थी, इसको हटा देते हैं और इसे में सिंपली आप ऐसे लिखें। ओके, तो इस तरीके से भी आपका जो टास्क है वो आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंपल लेना चाहते हो, ऐसे लेना चाहते हो तो ऐसे भी ले सकते हो और दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू इस तरीके से भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप आ रहे हैं इसमें रेफरेंस का यूज कर रहे हैं, तो रेफरेंस को आप डायरेक्ट उठा सकते हो। इसको हटा देते हैं। तो रेफरेंस के लिए आपको देखो यहाँ पर यूज क्या करना है, एक बार चेक करें। तो आप लेंगे सिंपल रेफ और रेफ में S1 डाल, तो इस तरीके से भी काम हो जाएगा और वैसे भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू टैग लगा के भी डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, दोनों तरीके से आपका आउटपुट जो है वो सेम टू सेम आएगा। तो अभी इसी को रन करा देते हैं। तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, चाहे हम ऊपर की जगह नीचे वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, तो ऐसे भी आ जाए। तीसरा वाला ऑप्शन भी इसी में ही डालते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पे सी स्कीमा लगाना, तो सी स्कीमा के लिए काम क्या करना है, जैसे अभी हमने पिछले वाले में किया था कि यहाँ पर चलिए इसे ले लेते हैं XMLNS वाले को, कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट मार देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना था, अच्छा नहीं यार, इसमें वाले में ना गड़बड़ है, इसमें ना XML स्कीमा डाल रखा है तो स्कीमा ऑप्शन नहीं आता। तो एक काम करते हैं, इसकी कॉन्फ़िग 2 में आते हैं। अच्छा ये बना था ना, इसी को कॉपी कर लो, पी की जगह सी लगा दो। ठीक है, तो उससे भी आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे पी की जगह हम सी स्कीमा अगर यूज कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, तो इस केस में हम इसको यूज कर पाएंगे कंस्ट्रक्टर स्कीमा के हेल्प से। तो यहाँ पर मैं इसे भी कॉपी करके कमेंट्स में डाल देती हूँ और इसे यहाँ डाल देती हूँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसका ये वाला ऑप्शन दे गए, तो ऐसे में तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आना है और सी कॉलन लिखकर बी सैलरी लिखना है, कॉलन इक्वल्स टू करके आपको अपनी वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, तो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट की जरूरत भी नहीं है। इवन आप क्या कर सकते हो, आपको क्लोजिंग भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर इसको सेल्फ क्लोजिंग में डाल, एक ही लाइन में काम हो जाए, पूरी की पूरी बीन बन गई। ओके, नीचे वाले में करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, ऊपर वाले में आइडिया तो हो ही गया कैसे करना है इसको। तो ये सारे जो है ये सब क्या है हमारे कंस्ट्रक्टर एंड सेटर इंजेक्शन। ओके, तो अगर आप लोग इसका यूज कर रहे हैं तो आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन को लगा सकते हो, तीनों से ही हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो है वो वर्क कर जाएगा। अच्छा देखो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप एक वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेके चलता है। अब कभी कभार अगर मान लो आपने कोई नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट कर रखा है, मतलब नाम सेम है टाइप अलग है, या ऐसा कुछ भी हो जाता है कभी कभार, है ना, तो ऐसे में बाय डिफॉल्ट ये किसमें लेके जाए वैल्यू को, इंट में लेके जाए। तो आप ये भी कर सकते हो, चाहे आप प्रॉपर्टी इंजेक्शन लगाओ या कंस्ट्रक्टर लगाओ, उसी में एक टाइप का ऑप्शन भी आ जाता है जिसमें आप ये बता सकते हो कि क्या टाइप। ओके, तो ये कब आता है, देखो क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट द आर्गुमेंट टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज स्ट्रिंग, so the first preference of the string is to find the constructor which has string parameters with the same number of parameters। कई बार हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर देते हैं ना, तो नाम तो दे ही नहीं रहे वेरिएबल्स के, तो पता चले एक और कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसमें पहली चीज स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है, तीसरी इंट है, चौथी फ्लोट है, और इसको जब वैल्यू मिलेगी तो बाय डिफॉल्ट ये किसको कॉल कर देगा, स्ट्रिंग वाले। तो ऐसा ना हो। कॉन्सेप्ट वही है जो पहले पैरामीटर करते थे, तो मतलब टाइप बताना पड़ेगा, आप टाइप बता दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को नहीं सर्च करेगा, फिर उसमें ये इंट वाले को ही सर्च करेगा। देखो ये प्रॉब्लम कब आता है, यहाँ देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय में सिंपल कंस्ट्रक्टर्स बनाए हुए हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर और बनाते हैं।
जिसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग सी और स्ट्रिंग डी ले ली। तो मैंने यहाँ पर 4 स्ट्रिंग वैल्यूज ली, राइट। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर आती हूँ तो वैल्यूज तो मेरी सेट होने से रही, तो सिस आउट करके ना यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, स्ट्रिंग बेस्ड कंस्ट्रक्टर। लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि ये क्या करता है अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, कि ये किसको बुलाएगा, ऊपर वाले को कि नीचे वाले, राइट। तो बाकी प्रोग्राम सेम टू सेम रहने देते हैं, कंस्ट्रक्टर वाला जो है हमारा उसको, और इसे डायरेक्टली यूज करके देखते हैं। अब ऐप डॉट जावा में आते हैं और इसे अगर मैंने रन कराया तो इसने क्या किया, क्योंकि बाकी वैल्यूज भी आ रही थी, क्योंकि अगर एक दो वैल्यू होती ना तो ये कर लेता, इसने देखा कि बाकी वैल्यूज भी कॉन्फ्लिक्ट कर रही, क्योंकि फ्लोट वगैरह भी तो आ गया वाइट में, इसलिए इसने दिक्कत नहीं किया। लेकिन अगर एक या दो वैल्यू होती ना तो ये प्रॉब्लम कर देता। तो ऐसे में आप प्रिकॉशन के लिए ये कर सकते हो कि आप लोग कॉन्फिग में जब कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट बता रहे हो तो यहाँ पर क्या बता दो, टाइप बता दो। और टाइप में बताने में तो कोई हर्ज नहीं है, इंट बता देते हैं कि भाई इंट वाला लेना, कि गलती से भी दूसरे वाले में ना चला जाए। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी। तो इस तरीके से आप टाइप भी लगा सकते हैं। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप लोग इंडेक्स देना चाहते हैं, जैसे कि कई बार मैंने अभी क्या कहा था, सीक्वेंस ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेकिन कभी अगर आप सीक्वेंस ध्यान नहीं रख पाओ तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इंडेक्स सिंपल है, अगर मैंने इंडेक्स दे दिया कि भाई 0 वाले पे ये जाएगा, 1 वाले पे ये जाएगा, फिर तो आपको सीक्वेंस भी फॉलो करने की जरूरत है, फिर तो आप बस क्या करोगे, इंडेक्स दे दोगे उसका। तो ये चीज भी हो सकती है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान में रखनी है कि टाइप भी दे सकते हैं और इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखना है कि कैसे यूज करना है। इसके बाद आप यहाँ पर जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर क्या लेना चाहते हो, कंस्ट्रक्टर में रेफरेंस लेना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे, सी कॉलन ओबी रेफ। ओके, तो इस तरीके से भी वैल्यू आ सकती है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टर में क्या लेना है, जैसे आप कंस्ट्रक्टर स्कीमा में लगा रहे हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पर सी में कॉलन देकर क्या लिया, ओबी रेफ इक्वल्स टू करके S1 को यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ से हटा दो फिर। ओके, तो आप इसको सी स्कीमा के थ्रू भी निकाल सकते हो, सी ओबी रेफ करके तो भी वैल्यू चली जाएगी। लेकिन वही है, फिर चारों वैल्यू देनी पड़ेंगी, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक से काम नहीं चलेगा, सारी की सारी देनी पड़ेंगी तभी काम चलेगा इसमें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के केस में गड़बड़ नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए मैं इस वाले को क्या करती हूँ, कमेंट्स में डाल देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना करे, लेकिन ये दिखा नहीं ना ऐसे करने में। तो क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं तो आप COB रेफ करके वैल्यू लगा सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह से हमारे पास क्या आता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पूरा हमारा टॉपिक चलता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में अब एक और चीज थोड़ी सी आइडिया ले लेते हैं। देखो नॉर्मली हम सिर्फ प्रॉपर्टीज पे काम नहीं करने वाले, मतलब वेरिएबल्स, कलेक्शन भी आएगा, राइट। अगर कलेक्शन आती है तो कलेक्शन की वैल्यूज कैसे सेट होंगी, डिफॉल्ट। आपने अगर हाइबरनेट किया है तो हाइबरनेट में भी मैंने यही चीज कराई थी आपको, कलेक्शन मैपिंग। यहाँ पर भी कलेक्शन मैपिंग यूज होती है। अगर हाइबरनेट नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं बता ही रही हूँ दोबारा से, तो उसमें भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो देखो कलेक्शन मैपिंग अगर आप यूज कर रहे हो और आप सेटर इंजेक्शन का यूज कर रहे हो, तो ऐसे में कलेक्शन की वैल्यूज कैसे आती है। कलेक्शन की वैल्यूज को लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आपके पास 4 ऑप्शन है। लिस्ट, तो लिस्ट में लिस्ट की क्लासेस आ जाएंगी। सेट, तो सेट में सेट की क्लासेस आ जाएंगी सारी की सारी। ऐसे ही मैप में मैप की आ जाएंगी, हैश मैप, फ्री मैप। और प्रॉपर्टीज जो हमारा वो वाला ऑप्शन आता था लास्ट वाला, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, तो चारों के लिए दे रखा है इसने प्रोविजन। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो कि आप यहाँ पर कलेक्शन के हिसाब से खाना चाहते हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एम्प्लॉय क्लास में मैं ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रही क्योंकि बेसिक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम काम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको इसी प्रोजेक्ट में बनाएंगे लेकिन दूसरी क्लास में। तो एक दूसरी क्लास ले लेते हैं। वैसे भी जरूरी थोड़ी है कि एक प्रोजेक्ट में एक ही एंटिटी क्लास,
एक और भी हो सकती है, राइट। तो हम यहाँ पे कंट्रोल एन कर देते हैं और एक और क्लास ले लेते हैं स्टूडेंट नाम से। स्टूडेंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे प्राइवेट इंट रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब इसके बाद अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कोर्सेज बताने हैं इस पर्सन के, तो कोर्सेज एक से ज्यादा ही होंगे, तो हम क्या करते हैं प्राइवेट लिस्ट ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप में और इसका नाम रख देते हैं कोर्सेज। अगर मैं अब कोर्सेज को यूज कर रही हूँ तो कोर्सेज की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और कोर्सेज के साथ साथ अगर मान लो मैं यहाँ पर एक और ले लेती हूँ सेट वाला ऑप्शन, तो सेट में भी मैं स्ट्रिंग लगा देती हूँ और कोर्सेज के साथ साथ मान लो मुझे सेट के हिसाब से फोन्स लेने, ठीक है, क्योंकि कोर्सेज के नाम हो सकता है डुप्लीकेट हो जाए लेकिन फोन्स के नाम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए सर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर एक और ऑप्शन लिया जिसके अंदर हमने क्या ले लिया, मैप ले लिया। अब अगर आप लोग मैप यूज करते हो तो की वैल्यू पेयर आता है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, पहले का टाइप भी स्ट्रिंग ले लेते हैं और दूसरे का भी स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम एक और ऑप्शन डाल देते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब हमें पता है कि प्रॉपर्टीज के अंदर भी क्या होगा, आपकी की वैल्यू पेयर ही आएगी, तो इसमें क्या लिया जा सकता है, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, मैप हो गया, और क्या ले सकते हैं भाई, कोर्स फोन्स डिग्रीज खाली, ऐसी कोई चीज बताओ जिसमें की वैल्यू पेयर में वैल्यू डाली एक पर्सन की, और क्या लगाया जा सकता है, कुछ और आ सकता है। हाँ स्ट्रीम में क्या है, चलो एक काम करते हैं ना, कोर्सेज की प्रोफिशिएंसी डाल देते हैं, नॉर्मली पूछते हैं ना कितने प्रोफिशिएंट हो तुम, 10%, 100%, 90%, समथिंग वैसा कुछ डाल देते हैं, ठीक है, परसेंटेज डाल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कोर्स परसेंट। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा दिया, ओके। तो अगर अब आप यहाँ पर इसको यूज कर रहे हो तो इसके हेल्प से हम काम करा सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाए, सेटर गेटर या लॉन्ग लगाया जाए, ज्यादा अच्छा लगा था नहीं। चलो स्प्रिंग वाले जो स्टूडेंट है उनको भी एक सरप्राइज दे देते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है, लॉन्ग बॉक की डिपेंडेंसी लगानी। अगर मैं ये डिपेंडेंसी लगाती हूँ तो इसके बाद मुझे सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर टू कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनोटेशंस लगाना। तो जार फाइल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना था ना, कर लिया पता नहीं, फिर सिस्टम का मे बी डिफरेंट ना, या फिर चलो एक बार दिखा देना, उसके अंदर एक और चीज आती है वो भी लगानी पड़ती है, तो आ जाएगा उससे, प्लग इन लगाना पड़ता है उसमें, प्लग इन लगा दोगे तो आ जाएगा, अगर नहीं आया तो भाई ये तो है ही ना, सेटर गेटर लगाना है तो वो लग सकता है। बाकी देखो मैक्सिमम टाइम्स इक्लिप्स में ये इनबिल्ट आता है, जार फाइल अगर उठा के इंस्टॉल करनी पड़ती है तो उसको इंस्टॉल कर लो एक बार, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिस्टम में आपके, तो इक्लिप्स अपग्रेड हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, देखो pom.xml में हम एक नई डिपेंडेंसी सीखते हैं। यहाँ पे आप क्या लोगे, लॉन्गबॉक डिपेंडेंसी मेवन करके सर्च कर लेना। यहाँ पर जब आप आओगे मेवन रिपोजिटरी में, तो यहाँ से आप इसका वर्जन उठा सकते हो, तो भाई जिसका यूसेज ज्यादा दिख रहा हो उसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी दिख रही है 1.8.24, तो इसे ले लेते हैं और यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल। pom.xml में आके क्या करना है, यहाँ पर आके हमें डिपेंडेंसी लगानी है लॉन्गबॉक पर, ओके। तो जब आप लोग लॉन्गबॉक की डिपेंडेंसी लगाते हो ना, तो यहाँ पर इसका प्लगइन भी लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी जार फाइल लग रखी है फिर तो प्लगइन की जरूरत है, फिर तो हम छोड़ भी सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका प्लगइन लगाना पड़ता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एरर आए ना काम करेंगे, तो आप लोग जब यहाँ पे सर्च कर रहे थे ना प्रोजेक्ट, यहाँ पे सिर्फ लॉन्गबॉक तो lombok.com का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, ये क्या खोल दिया इसने,
एक डाउनलोड कर लो lombok.jar ऐसे सर्च मार देना। तो ये प्रोजेक्ट लॉम्बॉक, एक्चुअली वो लॉम्बॉक पे चले गए थे। तो ये डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करके क्या करना है, अपने सिस्टम पे एक आपके पास जार फाइल आ जाएगी। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एग्जीक्यूट हो जाएगी, सॉफ्टवेयर आएगा, उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपके सिस्टम पे लॉम्बॉक वर्क कर जाएगा। ओके, 98% लोगों के कर जाता है, 2% लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज रहेगा। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी काम करेगा तो उसकी और भी सेटिंग होती है, फिर वो लगवानी पड़ेगी, तो उसके बाद आपका काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लॉम्बॉक लगाने का ना, देखो बेनिफिट क्या होने वाला है। इसको सेव करते हैं, स्टूडेंट में आते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर सेटर गेटर कुछ नहीं लगाना है, आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखो, @ हम एनोटेशंस लगाएंगे सेटर। ठीक है, और देखो मैंने जैसे ही सेव करना है उसके बाद @ गेटर, नीचे देख रहे हो सबकी येलो लाइंस चली गई। अगर येलो लाइंस चली गई है ना, इसका मतलब लॉम्बॉक काम कर रहा है। अगर येलो लाइंस नहीं गई तो मतलब लॉम्बॉक ने अपना काम नहीं किया, क्योंकि मेथड बन जाएगा तो यूसेज आ गई ना। जब तक यूसेज नहीं होती तब तक येलो लाइन आती है कि भाई यूज कहीं नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर हम लेंगे नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, फिर लगाएंगे ऑल आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, फिर लगाएंगे टू स्ट्रिंग। ओके, ये करना इजी है। डिपेंडेंसी लगानी है और सबके क्या लगा दो, एनोटेशन लगा दो। तो ऐसे भी काम हमारा इजीली हो जाएगा। फाइल का डाउनलोड करनी है, नेट कहीं पे भी डाउनलोड्स फोल्डर में जाएगी, उसको कहीं रखना नहीं है, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट। डिपेंडेंसी तो कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी com.xml। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा ना कि एक बार दिखा देती हूँ, जार फाइल तो बस एक बार एग्जीक्यूट करके, जैसे हम कोई सेटअप लगाते हैं ना, ऐसा ही है। सेटअप चला दिया, काम खत्म हो गया, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, कहीं पे भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, उसमें पड़ा होगा मेरे, इसमें कहीं ना कहीं। तो ये एक एप्लीकेशन की तरह ओपन हो जाएगा। ये आपके सिस्टम पे क्या करेगा, स्कैन करेगा आईडी इंस्टॉलेशन को, और उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल अपडेट पे क्लिक कर सकते हो। इंस्टॉल अपडेट पे जब क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, इंस्टॉल सक्सेसफुल आ गया, उसके बाद आप क्विट इंस्टॉलर कर दीजिए। ओके, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा इसमें। तो यहाँ पर आप लोग को क्या मिल जाएगा, लॉन्गबॉक का सेटिंग मिल जाएगा, वो अपने आप आपके आईडी में इसको लगा देगा, एंड आफ्टर दैट प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसके बाद जब आपका ये वाला क्लास बन गया स्टूडेंट वाला, ठीक है, तो स्टूडेंट की जब क्लास आ गई तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्लास का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया है, यहाँ पे हमने लिस्ट, सेट, मैप, प्रॉपर्टी सब लगाया हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि सेटर इंजेक्शन काम कैसे करता है। ओके, तो आज करवाऊं या नेक्स्ट क्लास में कराऊं? नेक्स्ट क्लास में कराऊं? नहीं, मैं इसीलिए पूछ लेती हूँ क्योंकि ना मुझे पता है बाद में ना फिर कहेंगे मैम समझ नहीं आया, तो दोबारा बता दो। अभी नहीं समझ में आ रहा? समझ रही हूँ। वैसे देखा जाए तो अगर आप सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन देखते हो तो मुश्किल नहीं। अगली क्लास में मैं इसके अंदर के बाकी ऑप्शंस बताऊंगी, क्योंकि एक बार शुरू करूंगी फिर टाइम लेना चाहिए उसके अंदर, आधा घंटा चल जाएगा। तो बेटर है नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा भी करा रही हूँ क्योंकि काफी लोगों के दूसरे कोर्सेज भी चल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ही कम कम करा रही हूँ कि अभी थोड़ा 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 पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो कम से कम। मैं कहाँ जा रही हूँ?